हेलो एवरीवन। अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। कल हमने कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट की प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ख़त्म कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है KTU के मेन एग्जाम्स में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एमएचसी प्रोटीन्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? एमएचसी मॉलिक्यूल्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं जो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। सेल की सरफेस पे एमएचसी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और इन एमएचसी का काम ये होता है कि जो टी हेल्पर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पे बुलाने का काम करते हैं। मतलब जहाँ भी ये एमएचसी कंटेनिंग सेल्स होंगी और वो एंटीजन के संपर्क में आएंगी तो वहाँ पे वो टी हेल्पर सेल को या टी साइटोटॉक्सिक सेल को बुलाएगी अपनी मदद के लिए। तो बॉडी की हर एक सेल में ये एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। तो हर एक सेल में एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं भी हम बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो एमएचसी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस एंटीजन को, उस फॉरेन एंटीजन को अपने साथ बाइंड करा के अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इस सेल पे किसी का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने के बाद ये जो भी प्रोटीन अंदर आई होगी या अगर बाहर ही रही होगी तो ये एंटीजेनिक पेप्टाइड सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस की जाती है। अगर बाहर से आती है और अगर अंदर ही है तो अंदर तो रहेगी ही। और अंदर क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, इस एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर एमएचसी के साथ बाइंड कराया जाता है। और एमएचसी के साथ बाइंड होने के बाद एमएचसी उसको सेल के सरफेस पे लेके जाता है अलार्म सिग्नल की तरह, कि और सारी सेल्स को बुला सके। जब तक ये अलार्म सिग्नल सेल की सरफेस पे नहीं जाएंगे बाकी की सेल्स वहाँ पे आएंगी नहीं मौका वारदात पे, ठीक है। तो यही हमारे एमएचसी प्रोटीन का फंक्शन है। एमएचसी प्रोटीन्स, जो ये कुछ डेफिनेशंस के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, इसको आप देख लीजिए। एमएचसी प्रोटीन्स आर सेल सरफेस प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब एमएचसी प्रोटीन सेल की सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होती हैं। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कैसे ज़रूरी होती हैं? क्योंकि इसमें टी हेल्पर सेल को बुलाया जाता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को बुलाया जाता है जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। कैसे बुलाया जाता है? एमएचसी फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर उन सेल्स को बुलाने का काम करती हैं, इसलिए एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक। इट ऑल्सो डिटरमाइंस हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। ये क्या बात होती है? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बॉडी में हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पर एमएचसी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी बॉडी का पार्ट है, कोई हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर किसी और की बॉडी में भेजा जा रहा है, जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो हमारी बॉडी का जो भी पार्ट किसी और की बॉडी में भेजा जा रहा है उन दोनों को आपस में कंपैटिबल होना चाहिए। वो पार्ट दूसरे की बॉडी के को कंपैटिबल होना चाहिए। वो उसमें एक तरह से रहने के लिए कंपैटिबल होने का मतलब ये है कि वहाँ रहने के योग्य होना चाहिए। अगर वहाँ रहने के योग्य नहीं होगा तो वहाँ की जितनी भी इम्यून वाली सेल्स हैं वो उस पर अटैक कर देंगी और उसको नष्ट कर देंगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी और की बॉडी में तो हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गन होगा तो उस ऑर्गन में सेल्स होंगी, सेल्स के ऊपर एमएचसी होगा, तो वो एमएचसी ही कंपैटिबिलिटी को चेक करती है। मतलब वो एमएचसी डोनर और रेसिपिएंट की बॉडी में आपस में मैच होनी चाहिए, तभी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि एमएचसी जो होती है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होती हैं, इनका नेचर मतलब बहुत ही वैरायटी के डेवलप हो जाते हैं, इनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो दो इंसान जिनमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उन दोनों की बॉडी में एमएचसी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होना चाहिए, तभी उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन कंपैटिबल होगा, ठीक। इसीलिए इनका नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फुल फॉर्म ही केवल बताया था हमने, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। तो ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी डिटरमाइन करती है, इसलिए इसका नाम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब फंक्शन क्या है कि पेप्टाइड एंटीजन के साथ बाइंड करती है और डिस्प्ले करती है अपने सरफेस पे, सेल की सरफेस पे, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके इनको टी सेल्स के द्वारा, ठीक। टी सेल्स के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब देखिए, अब जो MHC1, अभी MHC दो टाइप की होती है, MHC1 और MHC2। तो MHC1 एंटीजेनिक पेप्टाइड के साथ बाइंड करती है
तो वो पहचानी जाती है टीसी सेल्स के द्वारा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा या CD8+ सेल्स के द्वारा। और जो MHC2 एंटीजन के साथ अगर बाइंड होता है तो उसको TH सेल्स पहचानती हैं या CD4+ सेल्स पहचानती हैं। ये दोनों ही सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जब ये एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं तभी इनको सेल्स पहचानती हैं, आती हैं, अपना जो भी रिस्पॉन्स देना होता है वो देती हैं। ठीक है, अब जो MHC को बनाने वाले जीन होते हैं वो ह्यूमन में क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होते हैं और उनका नाम होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA जीन्स। HLA जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं MHC प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ह्यूमंस में क्रोमोसोम 6 पर होते हैं। किसी और अगर किसी और स्पीशीज़ की बात करें या किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें किसी और क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस में क्रोमोसोम 6 पर प्रेजेंट होते हैं। HLA जीन्स कहलाते हैं MHC को बनाने वाली। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल बातें हो गई कुछ MHC से रिलेटेड कि होते क्या हैं, क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन में तो बाइंड करते हैं टीजन के साथ और उसको डिस्प्ले करते हैं जिससे टी सेल उनको आइडेंटिफाई कर सकें। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं और इनको बनाने वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं जिनको HLA जीन्स कहते हैं। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे MHC1 और MHC2 का किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले आते हैं MHC क्लास 1 प्रोटीन। हमने बताया कि MHC को HLA जीन कोड करते हैं, तो MHC1 प्रोटीन को कोड करने वाले 3 जीन होते हैं, HLA-A, HLA-B एंड HLA-C। ये तीनों जीन मिलके MHC क्लास 1 की प्रोटीन्स बनाते हैं। और MHC क्लास 1 की जो प्रोटीन्स है हर एक सेल में प्रेजेंट होती हैं, जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में बॉडी की MHC प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें प्लेटलेट्स भी शामिल है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेटलेट्स में भी MHC प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन RBC पे नहीं होंगी। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उसमें MHC भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो MHC1 जो होती है वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होगी, प्लेटलेट्स में भी होगी। ठीक है, लेकिन RBC में नहीं होगी। और इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? TC सेल्स किस CD8 को रिसेप्टर की मदद से इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। MHC क्लास 1 प्रोटीन जो हर एक सेल पे प्रेजेंट है उसको TC सेल CD8 की मदद से रिकॉग्नाइज करेंगी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कोई सेल है, उसका सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन से लगी हुई MHC मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो MHC1 के स्ट्रक्चर में एक सिंगल चेन होती है, अल्फा चेन। देखिए अल्फा अल्फा अल्फा, तीनों ही अल्फा। ये अल्फा की एक सिंगल चेन होती है और एक होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ये अलग सा प्रोटीन होता है जो इस अल्फा चेन के साथ एसोसिएटेड होता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से। ये MHC का पार्ट नहीं है, लेकिन MHC को स्टेबलाइज करने के लिए उसके साथ जुड़ा रहता है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो MHC मॉलिक्यूल है उसमें एक इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जो सेल के अंदर होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, ये TM डोमेन मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जो सेल के बाहर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में ही यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होती है। पेप्टाइड यहाँ पे आके बाइंड करता है, जो डिस्प्ले होगा किस सेल के लिए? CD8 सेल्स के लिए या TC सेल्स के लिए। TC सेल्स आएंगी इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे मौका वारदात पे। ठीक है, तो अब क्लास 1 MHC इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर का होता है, कंटेनिंग ओनली एन अल्फा चेन एंड नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। बीटा 2M से भी इसको डिनोट करते हैं, जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से अल्फा चेन से जुड़ा रहता है। अब अल्फा चेन में 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक, और अल्फा 1 रेस्ट अपॉन बीटा 2M, मतलब अल्फा 1 बीटा 2M के ऊपर रेस्ट करती है। ये पॉइंट हमने इसलिए बताया है जिससे आप लोग ये कंफ्यूज ना कर जाएं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे ऐसे होती है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे ऐसे होती हैं। तो आप ये याद रखिए बीटा 2M के ऊपर कौन आराम कर रहा होता है? अल्फा 1। तो आपका कभी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरीके से बनाना है, एक चेन ऐसी बनी होनी चाहिए। अगर इसको हम चेन के फॉर्म में बनाएंगे तो ये इस तरीके से चेन होगी जिसमें यहाँ बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन लगा होगा। ठीक है, अब इसमें 3 डोमेन बने हुए हैं, 1 2 और इधर 3। तो यहाँ पेप्टाइड बाइंड होने की साइट है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं हम। उसके बाद पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव, इसमें जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है, ग्रूव मतलब गड्ढा। अल्फा 1 अल्फा 2 डोमेन जो है वो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव बना रहा है। और ये किस पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा? एंडोजीनस पेप्टाइड्स को। एंडोजीनस पेप्टाइड जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली पेप्टाइड कौन कौन सी होंगी? या तो ट्यूमर रिलेटेड कोई एंटीजन होगा, या तो फिर हमारे वायरल प्रोटीन्स होंगे जो सेल के अंदर ही हो रहे हैं डेवलप, क्योंकि वायरस का केवल जीन
अंदर जाता है और अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो वायरस की प्रोटीन हमेशा बॉडी के और सेल के अंदर ही बनती है, बाहर से नहीं आती है। बाहर से केवल उसका न्यूक्लिक एसिड आता है। तो एंडोजिनस पेप्टाइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोसेसिंग के बाद अपने साथ अटैच करवा के सेल के ऊपर प्रेजेंट करने का काम MHC1 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये MHC1 का स्ट्रक्चर हो गया। अब आता है MHC2। MHC2 प्रोटीन को कोड करने के लिए 3 जीन हैं, HLA-DP, DQ और DR। PQR से आप याद रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज लिखा हुआ है हमने। ये 3 जीन MHC2 बनाने का काम करते हैं। और MHC2 प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं MHC क्लास 2। MHC क्लास 2 केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे पाए जाते हैं। इसका ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? TH सेल के CD4 रिसेप्टर के द्वारा इनको पहचाना जाता है। ठीक, जो MHC क्लास 2 प्रोटीन इन सेल्स के सरफेस पे हैं उसको पहचानने का काम कौन करती है? TH सेल बाय द हेल्प ऑफ CD4 को रिसेप्टर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप कि एक अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है, दो अलग अलग चेन से मिलकर के बना होता है। MHC1 में केवल एक ही चेन थी, अल्फा चेन। इसमें 2 चेन होती हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है। तो जो अल्फा चेन है उसमें 2 डोमेन है, अल्फा 1 अल्फा 2। बीटा चेन में बीटा 1 बीटा 2 2 डोमेन है, और उसमें तो एक ही चेन थी जिसमें 3 डोमेन थे। ठीक है, और यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे पेप्टाइड आके बाइंड करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। अल्फा चेन हैज 2 डोमेन, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा चेन हैज 2 डोमेन, बीटा 1 एंड बीटा 2, जो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप इसका होता है अल्फा 1 बीटा 1 के बीच में, अल्फा 1 बीटा 1 के बीच में। और अगर आपको याद होगा तो MHC1 में पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप किसका बना होता है? अल्फा 1 अल्फा 2 से के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, दोनों में यही डिफरेंस है। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप किससे मिलकर के बना होता है, किन डोमेन से मिलकर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमने पढ़ा था MHC1 एंडोजीनस पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है सेल के सरफेस पे, और MHC2 एक्सोजीनस पेप्टाइड को TH सेल्स को डिस्प्ले कराती हैं। एक्सोजीनस पेप्टाइड मतलब कोई बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सारी जो सेल्स हैं जो सेल के बाहर से अंदर एंटर करती हैं, सेल के अंदर ही नहीं बनती, बाहर से अंदर आती हैं, तो वो एक्सोजीनस पेप्टाइड होती हैं। तो एक्सोजीनस पेप्टाइड के साथ एसोसिएट होके MHC2 सेल के सरफेस पे जाता है और TH सेल्स को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। ठीक है, तो MHC का काम बस इतना ही है कि वो पेप्टाइड के साथ बाइंड करेंगे, सेल की सरफेस पे जाके दूसरी सेल्स को बुलाएंगे, और वो सेल्स कौन सी होंगी? या तो TC होंगी या तो TH होंगी। MHC1 के केस में TC सेल्स को बुलाया जाएगा, MHC2 के केस में TH सेल्स को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसका स्ट्रक्चर आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आए तो बना सकें। और जो स्ट्रक्चर में बनाएंगे वही इसको पॉइंट में लिखना है आपको, ज़्यादा कोई इसमें अलग से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। तो MHC मॉलिक्यूल आज पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम एंडोजीनस पेप्टाइड की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैसे होता है उस पर एक वीडियो बहुत ही ईजी वे में लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, उनको उसके डायग्राम याद नहीं हो रहे हैं। तो एंडोजीनस पेप्टाइड का प्रेजेंटेशन MHC मॉलिक्यूल 1 पे हम देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी वे में किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।